नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह हो रही अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मदरसों का विशेष सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे को आगे बढ़ाने का काम पुलिस का होगा। उन्होंने कहा कि देखने में आया है विभिन्न संस्थानों से आकर लोग यहाँ बस जाते हैं और इनमें कुछ लोग अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। ये चिंता का विषय है। पुलिस बाहर से उत्तराखंड में बसने वाले ऐसे तत्वों की पहचान करे और कुछ गड़बड़ी मिलती है तो उस पर कार्रवाई करे। मदरसों का जो वहां पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर फंस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व हैं वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। जो भूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की है। बुलेटिन में अब बात अल्मोड़ा की, जहां सोबन सिंह जीना परिसर में छात्र संघ चुनाव में नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के संजू सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी आशीष जोशी के नामांकन पत्र खारिज होने के बाद दोनों प्रत्याशियों ने उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा। गहमा गहमी के माहौल के बीच कई बार छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी आशीष जोशी और उनके समर्थक देर रात तक कैंपस परिसर में धरने पर बैठे रहे। बाद में नामांकन रद्द होने के लिखित पत्र मिलने के बाद छात्र धरने से उठे। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी आशीष जोशी ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी चुनाव हार रही थी, जिसके चलते राज्य सरकार से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर दबाव बनाकर एक साजिश के तहत उनके नामांकन को रद्द करवाया। सारी दुनिया जानती है ये क्या है। एबीवीपी, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार एक आदमी के नॉमिनेशन रोकने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था कि एक आदमी का नॉमिनेशन रोक दिया जाए, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हार रहा था। जिस पार्टी की सरकार इस समय राज्य में है, उनका छात्र संगठन आज चुनाव हार रहा था, तो ये केवल और केवल इस बात को रोकने के लिए है। भाई साहब, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि लिंगदो समिति में ना ही कोई ऐसा नियम है और ना ही मेरा कोई डॉक्यूमेंट गलत है। अगर गलत है तो ये लोग मुझे रीजन दें कि आखिर इन लोगों ने कैसे मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया है। कि अध्यक्ष पद के लिए 4 लोगों ने नॉमिनेशन किया था, जिसमें संजू सिंह अयोग्य पाए गए हैं, आशीष जोशी अयोग्य पाए गए हैं, कृष्ण कुमार सिंह नेगी योग्य पाए गए हैं और पंकज सिंह कार्की योग्य पाए गए हैं। नहीं, अयोग्य पाए गए हैं, उनके रीजन अभी आप पूछने दीजिए, आने दीजिए। अयोग्य पाए गए हैं और वास्तव में वो अयोग्य होने के लायक हैं, इसलिए उनको अयोग्य किया है। संविधान के नियमों के अनुसार ही उनको अयोग्य ठहराया गया है। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि 1 महीने आप टाल दीजिए या 2 महीने टाल दीजिए, मेरे बच्चों से गुजारिश है कि वो हाईकोर्ट जाएं। 1 महीने क्या 1 साल भी वो उसको अगर टालते हैं तो मैं उनके साथ में हूँ। तो वहीं चीन में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर दुनिया में डर का माहौल है, जिसको लेकर भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रखा है। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर सभी राज्यों की एडवाइजरी जारी की है और इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। चिकित्सालय के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने एनएस खत्री ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास सारे उपाय मौजूद हैं। कोविड के दौरान जो हमारे पास 100 बेड का आईसीयू था वो भी तैयार है और इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर ये न्यूज स्प्रेड हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लेटर आया है। चाइना में काफी केसेस बढ़े हैं, इंडिया भी हाई अलर्ट पे और स्टेट पे जो है वार्निंग और प्रिपरेशन के लिए आ गया और सचिव साहब मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले से ही डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल आया है, दून मेडिकल कॉलेज, दून अस्पताल। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जो ऑक्सीजन जो प्लांट्स वगैरह हैं वो वर्किंग है, लिक्विड प्लांट जो वर्किंग है, बेड्स वगैरह रेडी है। जो हम लोगों ने कोविड टाइम में 100 आईसीयू बेड्स बनाए थे, अभी क्योंकि अभी उन आईसीयू बेड्स को अदर बेड्स में कन्वर्ट किया गया है,
अभी 20-25 अभी भी आईसीयू बेड है, उनको तेजी से जरूरत पड़ेगा तो उसे आईसीयू बेड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम की मार से जनजीवन बेहाल है। दिन में चटक धूप और सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश न होने के कारण वातावरण में नमी नहीं है और शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में कम बारिश और बर्फबारी बागवानी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि 25 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के चलते हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसको आप देखेंगे थोड़ी बदली छाएगी, 26 को भी रहेगी और छुटपुट लाइट एक्टिविटी रेन या स्नो की जो हाई रीचेज है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, उनमें थोड़ी बहुत हल्की या हल्की एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो मिल सकती है। उसके बाद फिर मौसम साफ हो जाएगा और जब आप 30 या 31 तक भी जाते हैं तो एक्टिविटी उसमें अभी तक दिख नहीं रही है। हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है 30th के अराउंड आएगा, 30 तारीख के आसपास में आएगा, लेकिन उसका असर अभी जो दिख रहा है वो जम्मू कश्मीर या हिमाचल तक थोड़ा दिख रहा है, लेकिन उत्तराखंड को उसका असर नहीं दिख रहा है। अगर आगे कुछ इसमें परिवर्तन आता है तो वो चीज बताई जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा अभी आगे भी जो है कोई विशेष एक्टिविटी नहीं है। छुटपुट के अलावा 25 रात से लेकर 26 शाम तक जो एक्टिविटी वो दिखेगी, बाकी कुछ नहीं है। तो वहीं 2023 मई और जून में G20 की 2 बैठक ऋषिकेश में प्रस्तावित हैं। ऐसे में G20 की एक बैठक मसूरी में आयोजित कराने की मांग को लेकर मसूरी होटल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन दिया। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी का कहना है कि बैठक अगर मसूरी में आयोजित होगी तो विभिन्न देशों से आए लोग मसूरी की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ स्वच्छ वातावरण का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी से एयरपोर्ट काफी नजदीक है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत है। उनका मानना है कि मसूरी में G20 की बैठक होने से मसूरी और आसपास के क्षेत्रों को काफी लाभ मिलेगा। हमें सौभाग्यशाली है कि G20 का प्रोग्राम हमारे उत्तराखंड को मिला है, ऋषिकेश को मिला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर पहाड़ की रानी मसूरी में अगर एक कार्यक्रम मिले उसके लिए हम पीएमओ में बात करेंगे, मुख्यमंत्री के माध्यम से बात करेंगे और जो भी संभव होगा उसको हम करेंगे। ये बहुत हर्ष का विषय है कि G20 की 2 मीटिंगें उत्तराखंड में रखी जा रही हैं, मई और जून 2023 में प्रस्तावित हैं। इसके तहत हमने मसूरी होटल एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष जी ने और सेक्रेटरी साहब ने ज्ञापन माननीय मंत्री जी को दिया है कि इनमें से एक मीटिंग अगर मसूरी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक ऋषिकेश में रहे और एक मसूरी रहे तो इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा पर्यटन के लिए भी, डेस्टिनेशन का भी प्रमोशन होता है और जो दुनिया जहां से हमारे मेहमान आने वाले हैं वो ऋषिकेश के साथ साथ मसूरी का भी आनंद ले सकें। अब खबर दिनेशपुर से है, जहां उत्तराखंड नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना की आवेदन की शर्तें जटिल होने से गुस्साई आवेदक बालिकाओं ने पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द नंदा गौरा कन्या धन योजना के फॉर्म को भरने आ रही कठिनाइयों को दूर करने की मांग की है। और इस दौरान आवेदक बालिकाओं ने कहा है कि उनकी सबसे पहली समस्या 2011 की जनगणना में उनके और उनके माता पिता का नाम नहीं होना है, जिससे वो आवेदन नहीं कर पा रही हैं। गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभार्थी जो बच्चे हैं वो भी मुझसे मिलके गए और जो आवेदन करने का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में 2011 की जनगणना का उल्लेख किया गया है कि वो उल्लेख लाओ, लेकिन वो कई जगह रिकॉर्ड में उनके नाम, माता पिता के नाम उपलब्ध नहीं है। तो उस कमियों की वजह से इन बच्चों को उस योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ रही है। आज इन बच्चों ने मुझको बताया है और पहले इस प्रोफार्मा में ये शर्तें नहीं होती थी। मैंने अभी सीडीओ से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि ये इस प्रस्ताव को हमने शासन को भेज दिया है, लेकिन शासन में बैठे हुए जो सचिव हैं वो किसी बैठक में होंगे, उनसे मेरी फोन पर अभी बात नहीं हो पाई है। फोन पे बात हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं व्यक्तिगत इस काम के लिए देहरादून जाऊंगा और इस बच्चों की समस्या जो है इसका समाधान हम निकालेंगे, सकारात्मक निकालेंगे। नंदा गौरा की योजना में कहना चाहती हूँ सर, ये जो जाति जनगणना वाला है फॉर्म तो क्या कहते हैं उसमें हमें काफी कठिनाई पड़ रही है और ये जो फीस वाली है कॉलेज के रसीद मांग रहे हैं तो जब हमने क्या कहते हैं नंदा गौरा के हिसाब से पैसे नहीं मिले तो हम आगे कहाँ एडमिशन कराएंगे। और सन 2011 में सर जनगणना हुई थी तो उसमें हमारे परदादा का नाम भी नहीं था और उनके मतलब दादा पापा का नाम भी नहीं था। और सर ये है ना क्या कहते हैं जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम तो आ रहा है सर है, और जो जीवित है उनका तो नाम ही नहीं आ रहा है।
तो मतलब घर बैठे तो जनगणना की होगी उन लोगों ने। जो ग्राम प्रधान थे सर, उन्होंने वो तो घर घर गए नहीं है, तो जनगणना कहाँ से होती। हमने इसी साल 12th पास किया है। 12th पास करने के बाद नंदा बड़ी योजना के माध्यम से हम विद्यार्थियों को जो लाभ मिलता था वो इस वर्ष नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस बार उस फॉर्म में हमें यह कॉलम दिया है कि हमें जनगणना वाला फॉर्म चाहिए, लेकिन उस जनगणना में ना हमारा नाम है, ना हमारे किसी भी फैमिली का मेंबर का नाम है, जिस वजह से हम यह फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं ये जनगणना वाला हटा दिया जाए या हमारे पहले फॉर्म को कंफर्म कर दिया जाए। या हम ये जानते हैं बहुत पैसे लग के ये हो रहा है और ये फॉर्म हमारा जमा नहीं हो पा रहा है। हम आरती है और 2011 में एक जनगणना हुई थी, जो हमारे ये गोराधन योजना वाले फॉर्म में एक टॉपिक है जनगणना वाला, तो हम ब्लॉक गए थे देखने, तो सर उसमें हमारे किसी भी मतलब फैमिली मेंबर के नाम नहीं थे, किसी के भी नहीं, ना दादा का ना परदादा का, किसी के भी नहीं थे। तो फिर हमारा फॉर्म जमा करने गए थे तो रिजेक्ट कर दिया, मतलब हमारा फॉर्म ये नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब हम कब से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कभी यहाँ जाएं कभी वहाँ जाएं, और बाद में हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, बस ये कि एक ही जनगणना वाला नहीं है, तो सर इस एक के ऊपर क्या हम सारे रिजेक्ट कर दिए हमारा फॉर्म, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ तो हमें समाधान दो। वो तो कोई भी अधिकारी ठीक से जवाब देने को तैयार नहीं है। इधर उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे ही एक होनहार खिलाड़ी पिथौरागढ़ के बजेटी निवासी ब्रजेश टमटा हैं, जिन्होंने भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन की ओर से बिहार में आयोजित 4th जूनियर बालक वर्ग की नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि ब्रजेश टमटा ने 40 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पश्चिम बंगाल के मुक्केबाज विनीत गुरंग को हराया। सेमीफाइनल में हरियाणा के मुक्केबाज ऋषु को 5-0 से हराया। फाइनल में उत्तर प्रदेश के मुक्केबाज ऋषि सिंह को 3-2 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। खबर पौड़ी से, जहां जल्द ही पुराना ब्रिटिश कालीन कलेक्ट्रेट परिसर अब एक नए स्वरूप में नजर आएगा। जिलाधिकारी के निर्देशों पर इस हेरिटेज बिल्डिंग को संवारने की कवायद तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी ने इस हेरिटेज बिल्डिंग के जीर्णोद्धार का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंपा है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहां आर्किटेक्ट के साथ मिलकर इस पूरे परिसर का सर्वे कर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। तो इस बिल्डिंग को हमने जो है रिनोवेट करके इसको एक बढ़िया सा एक आउटलुक देना है, ताकि आने वाले जो हमारे बाहर के जो भी हमारे दर्शक आते हैं या फिर लोग आते हैं बाहर से, तो उनको एक लगे कि पौड़ी में एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर हमारा बिल्डिंग है। और उसके साथ हम लोग म्यूजियम वगैरह का भी जो करेंगे, और साथ में जो बिल्डिंग लगी हुई है इसके, तो उन बिल्डिंगों को डिसमेंटल करके और उस पर जो है एक कैफेटेरिया बढ़िया सा एक दूसरे को ये आपस में वो करें, अच्छा मतलब व्यू दे, तो उसकी प्लानिंग। खबर बागेश्वर से, जहां खोली अमतौड़ा में इन दिनों अराजक तत्वों का आतंक बना हुआ है। ऐसे लोगों ने बीते रोज देर रात सड़क पर खड़ी एक कार को आग के हवाले कर दिया, और इतना ही नहीं, गाड़ियों को चोरी करने की भी कोशिश की गई, और इस दौरान बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। उधर पीड़ित गाड़ी स्वामी ने बताया कि कुछ दिन पहले क्षेत्र से बाइक और टायर चोरी हो चुके हैं। इसकी रिपोर्ट कोतवाली पुलिस में कर दी गई है। तहरीर के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। हाँ भाई साहब, क्या नाम आपका है और क्या घटना है? मेरा नाम विमल चंद्र है। मेरे भाई का राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद के नाम से गाड़ी ली थी हमने, किसी ने रात में ली हुई है। नहीं, आप रोइए मत, आपको आपके साथ हम लोग हैं, आपको पूरा मदद मिलेगा। आग डालती हाल करती है मेरी गाड़ी। गाड़ी नंबर सर क्या है भैया आपका? गाड़ी नंबर है UK 02 DA 0720। अच्छा, सूचना कुछ ऐसी भी मिल रही कि बगल में एक अल्टो और घसीटी गई है, क्या सही बात है? हाँ, उसका भी फोन आया था, वो भी कह रहा मेरी गाड़ी में स्टीयरिंग वगैरह तोड़ रखा है और शीशे से भी तोड़े हैं करके कह रहा है। अच्छा, एक बाइक की चोरी की सूचना भी आ रही है? बाइक भी चोरी हुई है। हमारी गाड़ी का तो ये है, यहीं के लोकल लड़कों ने किया है, कोई बाहर से नहीं आए हैं। अच्छा, मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है रोज साहब, यहाँ से धकेल के आगे ले गए, वहाँ आग डालेंगे ताकि और स्कूटी न जले यहाँ पे। तो वहीं हरिद्वार के सौंदर्यीकरण और जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन को अवैध अतिक्रमण को हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जिला प्रशासन
अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में ज्वालापुर क्षेत्र में पुल जटवाड़ा से लेकर सराय रोड तक जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। इसके साथ ही जहां भी अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहां साथ के साथ PWD सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी कर रहा है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह का बताया कि अतिक्रमण हटने के बाद दोबारा कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना अध्यक्ष और नगर निगम को इसके लिए निर्देशित किया गया है। एक परमानेंट अवैध अतिक्रमण होता है जो कि सरकारी संपत्ति या नगर पालिका की संपत्ति पर परमानेंट लोग अपना मकान बना लेते हैं, उस पर लिंटर डालकर रहने लगते हैं। एक तो दूसरा अतिक्रमण इस टाइप का होता है जो गरीब लोग अपने रेहड़ी लगाकर फल बेचकर, फल फ्रूट बेचकर, मूंगफली बेचकर, चाय की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। प्रतिदिन 500 से 600 रुपए कमाते हैं। यदि उनको हटाया जाता है तो पहले प्रशासन को उनके लिए कोई अन्यंत्र व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा वो ऐसे गरीब लोग, उनके बच्चे, परिवार कहाँ जाएगा, इस तरफ प्रशासन को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई सड़क पर रेहड़ी लगाकर अपना व्यापार कर रहा है तो वो अतिक्रमण नहीं है, वो एक अपने परिवार की व्यवस्था हेतु कार्य कर रहा है। अधिकारी महोदय के निर्देश पर पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पुल जटवाड़ा से लेकर के सराय रोड में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ पक्का जो स्ट्रक्चर है जो रास्ते में आवागमन के लिए अवरुद्ध हो रहा है, अवरुद्ध कर रहा था रास्ता, उसे हटाया जा रहा है। अगर जो नहीं हटाएगा तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। ये निरंतर जारी रहेगा। इसमें निरंतर चूंकि चलेगा, चालान की भी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना अध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि आप इसमें चालान कार्रवाई करें और नगर निगम को भी निर्देशित किया गया कि चालान कार्रवाई करें। इससे फिर हम अंकुश लगा पाएंगे इसमें। जिलाधिकारी महोदय के जैसे समय समय पर निर्देश थे कि PWD की जितनी भी सड़कें हैं उसमें जो भी अतिक्रमण है, अस्थायी हो और अस्थायी हो, उसको हटाया जाए। जितने भी चिन्हित अतिक्रमण थे उनको हटाया जा रहा है और सतत रूप से इसको हटाया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी हटाया जा रहा है उसके जो आंकड़न है साथ के साथ इकट्ठे बनाए जाएं। कुछ स्वीकृति भी हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। जैसे भारत माता मंदिर में हमारे द्वारा जो अतिक्रमण हटाया गया है उसमें रोड निर्माण का जो एस्टीमेट है वो स्वीकृति की, उसका टेंडर लग गया है और स्वीकृति उसकी होने वाली है। तो इसी तरह जहाँ जहाँ भी हटाया जाएगा वहाँ पे जो भी काम होने होंगे उनको भी सतत रूप से कराया जाएगा। इधर चमोली में देवाल विकासखंड के प्रमुख दर्शन दानू के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने अपने कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में उन्होंने विकासखंड को हर क्षेत्र में अग्रणीय बनाने का प्रयास किया है और आगे आने वाले 2 वर्षों के लिए भी रोड मैप तैयार कर लिया है ताकि जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा किया जा सके। देवाल प्रमुख ने कहा कि उनके 3 साल के कार्यकाल में देवाल क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सबसे कार्य हुआ है। 2 दर्जन से अधिक सड़कों का कार्य संपन्न किया गया है जबकि कई अन्य सड़कों पर कार्य प्रगति पर है। उधर टिहरी जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने जिला मुख्यालय में स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालयों के अंदर और आसपास फैली गंदगी पर गहरी नाराजगी जताई और कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। और इसके अलावा कई अधिकारियों और कर्मचारियों के देरी से कार्यालय पहुंचने पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाई और भविष्य में समय से कार्यालय में आने के निर्देश दिए। बेसिकली माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही है देश की अपने हमें सफाई और स्वच्छ भारत अभियान में भी हमें इंश्योर करना है कि हमारे आसपास का जो परिसर है वो साफ सुथरा रहे। उसी समय हमारे जितने भी विभाग के कर्मचारी उनका ये था कि आज सभी लोग ये चाह रहे थे कि मिलजुल करके आज हम अपने कार्यालय को साफ करें। तो उसी संबंध में हमने आज पूरा प्लान किया, सभी विभाग के कर्मचारियों का हमने निरीक्षण किया और जहाँ जहाँ पे भी गंदगी दिख रही है हमारे सभी कर्मचारी खुद उत्कंठा के साथ आकर के उसको साफ में लगे हुए हैं, सफाई में लगे हुए हैं। तो आज हमारा ये मुहिम भी है कि आज हम अपने आपके परिसर के जितने भी हैं उसको हम साफ और स्वच्छ रखें। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।